guys, so I'm back again. आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और थोड़ा बहुत हमारा जो डिटर्मिनेंट का पार्ट स्टार्ट हुआ था एक्सपेंशन के बाद, मैंने एक्सपेंशन ऑफ 3 into 3 डिटर्मिनेंट कराया था आपको, हाउ टू एक्सपैंड इट। थोड़े क्वेश्चंस करेंगे उस पर अच्छे अच्छे। और साथ में जो है हम माइनर कोफैक्टर और एक हमारा रह गया है सिंगुलर मैट्रिक्स, वो भी पढ़ेंगे आज। तो बिफोर आई गो फर्दर, जो मैंने आपको 3 into 3 डिटर्मिनेंट की क्लास के 2 वीडियो आई थिंक भेजे थे कि कैसे उसे एक्सपैंड करते हैं, और उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हमारा आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। एज फार एज सिंगुलर मैट्रिक्स इज कंसर्न्ड, जब हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने मैट्रिक्स जब पढ़ा था, पहली बात तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम जो मैट्रिक्स के बारे में डील कर रहे हैं वो आप ये समझ जाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डील करेंगे। मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बेटर है कि अगर हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें हम केवल और केवल डील करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से, और किसी मैट्रिक्स से हम डील नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बात भूलनी नहीं है अगर आप डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हो कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हो। है ना मजे की बात कि अगर हम भूल भी जाएं, नहीं यार बार बार बोलता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो इंटरेस्टिंग बात है ना। तो इंटरेस्टिंग इसीलिए कह रहा हूँ ताकि याद रहता है फिर इससे। अच्छा डिटर्मिनेंट, अरे यार वो क्या था, अरे डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है। अरे भाई किसकी वैल्यू होती है? अरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। तो ये याद होना चाहिए एकदम, ऐसे नहीं बस। मैंने कहा ना, हर मैं बार बार मैं कहता रहता हूँ मेरी टेंडेंसी है ये बोलने की, क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू, कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, समझ के पढ़ना है। हर क्लास में ये बोलता हूँ, 500 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट करने से होगा। फिर चाहे आप 50 कर लो, लेकिन वो 50 ऐसे होंगे कि बस फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता एग्ज़ाम में। टारगेट 100 बनाना है अगर, तो कॉन्सेप्ट से चलना है। तो खैर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें मैं बोलता रहता हूँ, मेरी हैबिट है। मैंने कहा अब आगे बढ़ते हैं आराम से कॉन्सेप्ट पे। डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैं चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, डिटर्मिनेंट, उसी का एक कॉन्टिन्यूड वीडियो है। तो एक बात तो पक्की है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ matrix, obviously it has to be square matrix, if the determinant of a matrix is 0, then the matrix is said to be singular matrix। ठीक है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, किसके बराबर आ जाता है, 0 के, तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहते हो, सिंगुलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक मिनट। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और जो मैट्रिक्स है हमारी वो है 1 -2 3 1 2 1 x2 -3, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स हमारी किस वैल्यू ऑफ x के लिए सिंगुलर है? तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है, अगर ये सिंगुलर है तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा। यानी 1 -2 3 1 2 1 x2 -3, इसे किसके बराबर ले लेंगे हम, 0। ठीक है,
और उसके बाद ऑब्वियसली हम एक्सपैंड करेंगे. लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट यूजिंग द साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, याद है ना, बताया था. तो उसके हिसाब से इसको एक्सपैंड करेंगे. तो मैं ये सिर्फ ये मिटा रहा हूँ स्टार्टिंग का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना. वीडियो वैसे है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आप कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, इट्स जस्ट यू कैन रिवाइंड इट. तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ. डिटर्मिनेंट को मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड करूँगा. तो वन एक्सपैंड करना मैंने सिखा रखा है आपको. इसका जो है क्या बनता है हमारा साइन चार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट है. तो उस हिसाब से अगर हम चले तो क्या होगा अपना, ये वन का साइन तो पॉजिटिव आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, वन मतलब A11, एड्रेस क्या है A11. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिलीट. तो 2 × -3 क्या होगा, -6 और -2. फिर माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस साइन लग जाएगा 2 का. A12 को हम डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 × -3 दैट इज -3 एंड -x. उसके बाद क्या आएगा, प्लस साइन आएगा हमारा, प्लस साइन आएगा इसके आगे +3 A13. तो क्या होगा, A13 ब्लॉक करेंगे तो 2 - 2x. और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारी, 0. तो क्या आ जाएगा ये -8. उसके बाद आएगा 2 × 3 = -6, -2x, 3 × 2 = 6, -6x इज इक्वल टू 0. 6 से 6 कट गया, 6 और 2 हो गए 8, 8x आ गया -8, तो x आ गया -1. तो x की वैल्यू क्या है हमारी, -1. जिसके लिए डिटर्मिनेंट क्या, जिसके लिए वैल्यू क्या थी हमारी, सिंगुलर, मतलब मैट्रिक्स क्या थी, सिंगुलर. तो जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0, और x की वैल्यू -1 आ गई. तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. 0 ले लिया क्योंकि दे रखा था और हमने x निकाल लिया. ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं. जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी का वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए. सेम लेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना. मेरा जो असाइनमेंट है, यानी जो मैं बच्चों को देता हूँ असाइनमेंट, मैं दिखाऊंगा आपको असाइनमेंट अपना भी. ए है x+1 -3 4 -5 x+2 2 4 1 x-6. तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को हमें दे रखा है, ये सिंगुलर है, और हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, अपना x निकालना है. हमें क्या गिवन है, ये डिटर्मिनेंट क्या है, दिस डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, राइट. और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली x निकालना है, करेक्ट है. सो जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग द स्क्रीन. एक मिनट. हाँ, ओके, फाइन है सब कुछ. तो ऑब्वियस है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट बना लूँगा तो क्या आएगा अपना 0. ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद सॉल्व करेंगे. -5 x+2 2 4 1 x-6. जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, करीबन 2-4 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में. पेन पेपर आप लेके बैठा करो साथ में तो बेटर रहेगा. तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, वीडियो को आप यहीं पॉज कर देना 2 मिनट, ताकि आप आंसर मत देखो. जब भी मैं तो फटाफट लिख दूंगा अभी कि ये आया इक्वेशन, उतने में आप निकालोगे नहीं, वीडियो सुन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. पेपर में कोई वीडियो चल नहीं रहा होगा आपको सुनाने के लिए, वहाँ तो भैया खुद करना है सब कुछ. तो बेटर यही है कि आप यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे और निकालेंगे खुद. जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एक क्यूबिक आएगी, x3, और उसके बाद आएगा -3x² माइनस आएगा 49x. ये आ रहा है 0 के बराबर. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी क्यूबिक. अब आप इसमें से x कॉमन ले लेना, तो x² - 3x - 49 इज इक्वल टू 0. अब ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, दोनों 0 के बराबर है. दोनों 0 के बराबर लेंगे, x आ गया 0, और दूसरा क्या आ गया हमारा, x² - 3x - 49 इज 0. अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करो. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको. ठीक है, ओके.
ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 205/2 ये आएगा। और क्योंकि ये क्यूबिक थी, दो आंसर यहाँ आ गए, एक आंसर आ गया, टोटल 3 आंसर आ रहे हैं एक्स के। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि आपका जो एक्स है उसके ज़्यादा आंसर आ जाएं, कई सारे आंसर आ जाएं, ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब। ये था सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम करने वाले हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम? माइनर और कोफैक्टर। माइनर का मतलब ये नहीं है कि भैया हमारी एज 18 से कम है। हाँ, कभी आप ऐसा सोच लो कि भैया माइनर मतलब 18 से छोटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोफैक्टर पता नहीं क्या है, दोनों कनेक्टेड है ऑब्वियसली, दोनों का लिंक है आपस में। माइनर्स एंड कोफैक्टर बोथ आर कनेक्टेड। ओके, तो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद माइनर। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो, अच्छा पहले मैं ले रहा हूँ 2x2 मैट्रिक्स। पूरे चैप्टर में आपने कौन सी मैट्रिक्स पढ़नी है? स्क्वायर मैट्रिक्स, डोंट यू फॉरगेट दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लें, 1 2 5 6। अब मुझे इसके माइनर निकालने हैं। पहली बात तो 2 × 2 इज 4। 4 का मतलब ये हुआ कि आपके 4 ही माइनर होंगे और 4 ही आपके कोफैक्टर होंगे। जितना एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है ना, जितने आपके एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर और कोफैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 4 ही क्या होंगे माइनर, 4 ही क्या होंगे कोफैक्टर। जैसे मान लो आपने निकाला M11, तो M11 क्या होगा अपना? M11 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो आप, क्या आएगा? अगर मैं M11 ले लेता हूँ, इफ आई टेक M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा? 6 - 10। ओह सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा? 6। M12, देखो ये मैथ्स में ये होता है। मैं कुछ आपको पढ़ा रहा था लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया 2 मिनट के लिए, तो मेरा आंसर क्या हो गया? गलत। मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। जहां आपका हल्का सा भी ध्यान हटा तो आपका आंसर गलत ही आएगा। चाहे मैं इतने साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सारा दिन मैथ्स करता रहता हूँ, प्रैक्टिस है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा था, मेरे दिमाग में कोई बात आई अचानक, अरे यार मेरे को वो चीज़ करनी है, अरे मेरे को ये करना था, हुआ क्या भाई, लो ये कुछ अलग ही आ गया। ऐसा ही होता है। So you have to focus. You have to focus. Because maths is all about concentration. जहाँ concentration हटी वहाँ पर गलत क्वेश्चन गलत, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब खैर M11 अगर आपको याद हो, I + J आपका क्या होता है? इवन, तो आप साइन लेते हैं प्लस का। और अगर आपको याद हो I + J अगर ऑड होता है तो हम साइन किसका लेते हैं? नेगेटिव का। ठीक है, अगर हम देखें M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, क्या आया? 6। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आया? 5। ये M का मतलब क्या है? माइनर। M मतलब माइनर। ठीक है, NCERT में हो सकता है अलग सिंबल लिया हो, कई बार A लेते हैं, कई बार कुछ और ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा बोर्ड में कोई वो चक्कर नहीं है कि आप M लिखा हो तो नंबर काट देंगे, डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक, पर M चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या आएगा? 2। M22 यानी इसको डिलीट करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये सारे माइनर्स आ गए, लेकिन ये सारे क्या आ गए? माइनर्स। अब बारी किसकी आती है? कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर ही होते हैं, सेम ही होते हैं, बस हमें साइन का ध्यान रखना है। जैसे C11, C बोले तो कोफैक्टर, C से आप ये भी कह सकते हो चेंज द साइन। C का मतलब क्या हो गया? चेंज द साइन। ठीक है, अब जैसे C11 है, C11 का क्या मतलब है?
साइन तो चेंज होगा, वो तो मैंने बोल ही दिया क्योंकि कोफैक्टर है, ठीक है। C11 का मतलब ये है 1 क्या होता है 2, 2 का मतलब क्या होता है इवन। तो इवन के लिए साइन क्या आएगा, मैंने क्या बताया था अभी, पॉजिटिव। तो C11 आएगा प्लस ऑफ M11, क्योंकि मैंने कहा कोफैक्टर और माइनर क्या है, दोनों सेम होते हैं। तो जो ये साइन है प्लस आ गया, फिर C12 क्या होगा, C12 क्या होगा माइनस ऑफ M12। माइनस क्यों आया इस पे, माइनस इसीलिए आया क्योंकि 1 + 2 क्या होता है 3, 3 का मतलब क्या है ऑड, ऑड के लिए क्या आएगा साइन नेगेटिव। C21 तो क्या आएगा माइनस M21, वाई माइनस, बिकॉज अगेन इट इज ऑड। C22 इज प्लस ऑफ M22, तो हमारा जो C11 है वो क्या आ गया प्लस ऑफ M11। प्लस ऑफ M11 का क्या मतलब है, M11 क्या था हमारा 6, तो प्लस 6। C12 क्या हो गया अपना माइनस ऑफ M12, M12 क्या था अपना 5, तो माइनस ऑफ 5। C21 क्या है अपना M21 के बराबर, M21 क्या था अपना 2, तो माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 2। C22 क्या है अपना प्लस ऑफ M22, M22 क्या है अपना 1, तो माइनस ऑफ 1। तो ये सारे कोफैक्टर्स आ गए, पर ये किसके आए हैं हमारे, ये आए हैं 2 × 2 डिटर्मिनेंट के। दीज आर द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2 × 2। 2 × 2 में सिंपल है, बड़ा हाइड किया सामने वाला आ गया, बट जो 3 × 3 है वो थोड़ा लंबा होगा, मुश्किल नहीं है, ईजी है, जस्ट लाइक एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट, और कुछ नहीं है। वही छुपन छुपाई खेलेंगे अपन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, छुपन छुपाई ध्यान रखना है, नहीं छुपा पाए तो क्या हो जाएगा धप्पा। तो आगे बढ़ेंगे, 3 × 3 डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर पढ़ा रहा हूं अब। थ्री इंटू थ्री डिटर्मिनेंट के क्या पढ़ा रहा हूं, 3 × 3 डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर। ओके, माइनर एंड कोफैक्टर किसके 3 × 3 के। चले आगे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 × 3, इसी का डिटरमिनेंट बनता है क्योंकि, तो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे माइनर एंड कोफैक्टर जो होते हैं बेसिकली वो एक मैट्रिक्स के होते हैं, बट हम डिटरमिनेंट लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, मतलब कि डिटरमिनेंट बना देते हैं बाद में, इसीलिए बेटर। वैसे तो आप ये कहोगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स कहोगे प्रिसाइसली, अगर मैं बोलूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो वही मैं बार कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ, बट एक्चुअली माइनर एंड कोफैक्टर जो होते हैं वो किसी मैट्रिक्स के होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 3 -2 4 -5 6, उसके बाद जो है 3 5 2। कितने एलिमेंट है आपके इसमें 9, 3 × 3 सीधी बात है 9 होगा, 3 × 3 9 एलिमेंट हैं, तो इसके 9 ही जो है माइनर होंगे, और ऑब्वियस है माइनर जो है उसी से कोफैक्टर आते हैं, जितने माइनर उतने ही कोफैक्टर, यानी अगर 9 आपके माइनर हैं तो 9 ही क्या होंगे कोफैक्टर। तो कुछ निकाल के मैं सिखा देता हूँ एक रो या एक कॉलम के, बाकी सारे आप फिर खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, जैसे मान लो मैंने लिया, सपोज फर्स्ट रो ले रहा हूँ, तो फर्स्ट रो का पहले मैं निकालूंगा M11। अच्छा, M11 किसके बराबर होगा C11 के, विद व्हाट, विद प्लस साइन। क्यों, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 क्या है इवन, तो प्लस साइन आएगा। तो C12 लेकिन क्या होगा -M12, C13 क्या होगा -M13। तो फर्स्ट रो के मैं M11 M12 और M13 निकाल रहा हूं, क्लियर है, जिससे C भी आ जाएंगे सारे, यानी कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे। तो M11 निकालेंगे हम, M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छुपन छुपाई खेलेंगे अपन, राइट, ध्यान रखना नहीं तो धप्पा। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या आएगा -5 6 5 2। जब आप डिलीट कर लोगे ना 3 × 3 डिटर्मिनेंट में, तो आप सॉरी मैट्रिक्स में मतलब,
तो उसके अंदर जो बचेगा उसका बनाओगे आप डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा, -5 × 2 -5 × 6, तो -10 -30, ये आ गया -40। लेकिन क्योंकि C11 किसके बराबर है, प्लस ऑफ M11, तो क्या होगा अपना C11 = -40। ऐसे आप क्या निकाल लोगे, M11 आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, M12। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 4632। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, 4 2 जा 8 -6 3 जा 18, तो ये आ गया -10। अब आपका C12 किसके बराबर है, माइनस ऑफ M12। ठीक है, तो माइनस ऑफ क्या आएगा, -10, तो वो क्या हो गया +10। तो हमारा जो C12 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, +10, क्योंकि हमने उसमें क्या कर दिया, साइन चेंज किया, मतलब वही I+J लगाया इवन, और I+J अगर इवन है तो प्लस, और अगर I+J ऑड है तो माइनस, क्योंकि यहाँ ऑड था, ऑड वाले में हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, अब ऐसे हम निकालेंगे M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैं पहले रो के निकाल रहा हूं केवल, ध्यान देना, मैं किसके निकाल रहा हूं, केवल पहले रो के। ठीक है, फर्स्ट रो। ऐसे ही आप सेकंड रो के निकालोगे, फिर आप थर्ड रो के निकालोगे, कितने हो गए, 9 हो गए टोटल। M21 M22 M23 M31 M32 M33, फिर उन्हीं से कोफैक्टर निकाल लेंगे, उनके साइन चेंज करके एड्रेस के हिसाब से, इवन में प्लस, ऑड में माइनस। तो मैं लास्ट निकाल रहा हूं बस आपके लिए अब ये M13, फिर उससे C13 आ जाएगा। ऐसे ही आप M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये निकालोगे, और फिर उसी से क्या निकाल लोगे, कोफैक्टर। जितने एलिमेंट उतने ही क्या, माइनर और कोफैक्टर। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, क्या आएगा, 4 -5 3 5, तो क्या आ गया M13, 4 5 जा 20 -3 × -5 क्या हुआ, 4 5 20 20 + 15 कितना हो गया, 35। ठीक है, कितना आ गया, 35। तो C13 क्या होगा, ये गलत लिखा है मैंने, प्लस आएगा, प्लस ऑफ M13, तो क्या हो जाएगा वो, प्लस ऑफ 35। रीजन बीइंग 1 + 3 क्या है, 4 4 4 मतलब इवन, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, गलती हो जाती है क्योंकि कैमरा की इतनी आदत नहीं है, तो मैं कोई एक्सक्यूज नहीं ले रहा, बट बता रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट दैट फैमिलियर टू कैमरा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल माई बेस्ट। ठीक है ना, तो क्या होता है, कई बार कैमरा को मैं फेस कर रहा होता हूँ तो ध्यान इधर भी होता है उधर भी होता है, तो हो जाता है ऐसा। आई होप यू इग्नोर दैट। तो लेकिन देखो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है मैथ्स में। मैं ध्यान मेरा इधर उधर बढ़ता है, मैं बार बार वही कहता हूँ, मेरा ध्यान बढ़ रहा है तभी ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका फोकस एक ही होना चाहिए हमेशा, पेपर पे और अपने क्वेश्चंस पे। फोकस बढ़ रहा है तो ही ऐसा हो रहा है, दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है मैथ्स में। 100 लाने हैं तो लाने हैं, तो उसमें फोकस पूरा चाहिए, टारगेट 100। ओके चलो, तो ये आ गया आपका, ये क्या हो गया, माइनर एन कोफैक्टर ऑफ अ 3 × 3 डिटर्मिनेंट। ओके, तो आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ डिटर्मिनेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। जैसे मेरा जो असाइनमेंट है मैंने बनाया हुआ है, स्पेशली मैं जो बच्चे मुझसे क्लासेस ले रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ ये बात, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। दिस इज़ माय असाइनमेंट, ये आपने देखा ही होगा। ये जो असाइनमेंट है इसमें सारे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसके अंदर ही आपको जो जो मैं क्वेश्चन अभी आज करवा रहा हूँ काफ़ी हद तक तो मिल जाएंगे।
और कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो थोड़ा बहुत वैल्यू वगैरह वेरी करे, बट ज़्यादा नहीं। बट उसके से मिलते जुलते बहुत सारे होंगे। और जो मैंने बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया जो मैंने डाले हैं अपने असाइनमेंट के अंदर, वो सारे के सारे मैं काफ़ी हद तक यहाँ सॉल्व भी करूँगा आपके साथ, ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिले उससे। ठीक है, उन्हीं को प्रैक्टिस करो अच्छे से तो हो जाएगा। क्वेश्चन है, डेल्टा है 1 sin θ 1 माइनस साइन थीटा 1 sin θ -1 माइनस साइन थीटा 1। हमें लाना है, हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है, डेल्टा जो है, इट इज बिटवीन 2 and 4। ये डेल्टा क्या है, 2 और 4 के बीच में है। हम इसको आगे पढ़ने वाले हो आप कैलकुलस में, अभी तो कैलकुलस थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में हमें। इसको आप मिनिमा भी कह सकते हो, वैसे बता रहा हूं नॉलेज के लिए, और इसको आप कह सकते हो मैक्सिमा। ये लोएस्ट वैल्यू है और ये आपकी क्या है, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। मतलब ये डिटर्मिनेंट की सबसे ऊपर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 2। यानी ये डिटर्मिनेंट जो है आपका 2 और 4 के बीच में रहता है। ना ये 2 से ज़्यादा हो सकता है, ना ये 4 से सॉरी ना ये 2 से कम हो सकता है, और ना ही ये 4 से ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है। पहले तो आप एज यूजुअल एक्सपैंड करोगे। सबसे आसान है किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना, रो 1। वही साइन चार्ट लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्सपैंड मैं नहीं करूँगा, एक्सपैंड आप खुद करेंगे। आप जब इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ट्राई करेंगे आप जब, तो आएगा 2 + 2 sin² थीटा। एक्सपैंड करने के बाद क्या आएगा, 2 + 2 sin² थीटा। मेन पार्ट है ये चीज जो हमें प्रूव करना है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 और 4 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 1 + sin²। अब जो आपका इसमें पकड़ने वाला पार्ट है वो है साइन थीटा। जो साइन थीटा है उसी से आपको इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी है। पता है पंगा क्या होता है, पंगा ये होता है बच्चे ये सोच ही नहीं पाते कि हम करें तो करें क्या, मतलब ये इनइक्वालिटी कहाँ से आए, ये स्टार्ट ही नहीं मिल पाती। तो ना ट्रिग्नोमेट्री की खासियत ये है, बढ़िया बात ये है कि जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की अपनी एक रेंज होती है। साइन थीटा कहाँ से कहाँ होता है, साइन थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। यही बात ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 बता रहा हूँ मैं, सिर्फ साइन की बात नहीं कर रहा। कॉस भी इसी के बीच में होता है, -1 to 1। टैन होता है -∞ to ∞। कोसेक होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। सेक भी आपका यही होता है सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और जो कॉट है वो भी आपका होता है -∞ to -∞। तो मेरा पॉइंट ये था, इनमें आपको इनइक्वालिटीज मिल जाती है। खैर सबसे इजी साइन और कॉस है, तभी आपको क्वेश्चन देगा। कोसेक और सेक या कॉट पे तो आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रीज़न है कि वो इन्फिनिटी के बारे में बातें हो रही हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल है कि आ जाए। हाँ, पर जेई वगैरह में एंट्रेंस में आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सीबीएसई की बात हो रही तो मुश्किल है ऐसे। खैर, लेकिन मेन बात एक और पकड़ने की जो मैंने बोली है वो यही है कि इनइक्वालिटी आपको ट्रिगो से ही मिल जाएंगी। जैसे -1 to 1 के बीच में क्या होता है, साइन, लेकिन यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर। तो अगर मैं, ध्यान देना मेरी इस बात पे, बहुत बच्चे उल्टा सीधा कर देते हैं इसके अंदर। अगर मैं कोई नंबर जो -1 to 1 के बीच में है उसका स्क्वायर करूंगा, सोचने की बात है, अगर कोई नंबर -1 to 1 के बीच में है और तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो, पहली बात तो किसी का भी स्क्वायर 0 से तो बड़ा ही होगा भाई। किसी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, यानी वो, अगर किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता अगर वो रियल नंबर है। साइन तो एक रियल नंबर ही है वैसे भी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में है। कोई भी नंबर अगर आप रियल नंबर का स्क्वायर करोगे वो 0 से बड़ा आएगा। अब लोएस्ट वैल्यू क्या है साइन की, -1। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूं
तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करता हूं तो भी 1 आएगा। यानी एक बात पक्की है, जो नंबर -1 और 1 के बीच में है, जो नंबर -1 और 1 के बीच में है, उसका स्क्वायर कर दूं अगर मैं, कोई भी नंबर हो, तो 1 के आगे नहीं आ सकता, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर करूं तो भी 1 आता है। हाईएस्ट वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर करूं तो भी 1 आता है, यानी 1 के आगे तो नहीं जा सकता ना। तो यानी साइन स्क्वायर जो होगा वो 0 to 1 होगा। रट्टा मत मारना, कहीं पता है करते हैं महान कार्य जो करते हैं कहीं, वो भाई स्क्वायरिंग ऑल द साइड लो, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो क्या लिखूंगा 1 to 1, तो अजीब सा हो जाएगा ना, 0 to 1। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। -5 to 5 है, तो कोई नंबर अगर -5 से 5 के, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम, अगर कोई नंबर -5 से 5 के बीच में है, तो क्या होगा, उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25, -5 का स्क्वायर ही 25, 5 का स्क्वायर ही 25, यानी वो नंबर 0 और 25 के बीच में होगा, उसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अब खैर साथ में क्या है यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाइंग ऑल द साइड बाय 2, हम इनइक्वालिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 2 क्या होगा, तो 0। 2 साइन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 साइन स्क्वायर तो आ गया, डेल्टा लाना है हमें, ध्यान रहे, यानी 2 साइन स्क्वायर आ गया। अब क्या बचा है डेल्टा के अंदर, 2 साइन स्क्वायर तो आ चुका है ना ये, अब एक्स्ट्रा क्या चाहिए मुझे, 2। अगर ये 2 यहां आ जाए तो पूरा डेल्टा ही आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर में 2 ऐड करना है, तो एडिंग 2 ऑन ऑल द साइड। इनइक्वालिटी हमने 11th में पढ़ी थी कि हम कोई भी सेम नंबर सारी साइड्स पे ऐड कर सकते हैं। तो 2 ऐड कर दो, 0 + 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 + 2। तो कितना हो जाएगा ये, 0 + 2 इज व्हाट, 2, 2 + 2 साइन स्क्वायर क्या था, डेल्टा, डिटर्मिनेंट, और 2 और 2 क्या हो गया, 4। तो आपका ये डिटर्मिनेंट किसके बीच में आ गया, 2 और 4 के बीच में आ गया। यानी इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो 2 हो गई, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 हो गई, ऐसे है। ठीक है, सो नाउ वी मूव फर्दर। तो डिटर्मिनेंट कहां से कहां आ गया, 2 से 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है, इसको अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा इज, डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा, सुना होगा, 11th में था। फंक्शन नहीं छोड़ने वाला बेटा, फंक्शन पढ़ लो अच्छे से, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन अच्छे होंगे तो ही फंक्शन अच्छे होंगे, समझ रहे हो बात को। और पूरा कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। अगर रिलेशन फंक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा कैलकुलस, यानी कि करीबन करीबन आधा मैथ्स 12वीं का हिल जाएगा, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, डोंट वरी, मैं रिलेशन फंक्शन के भी वीडियो बनाऊंगा बहुत बढ़िया आपके लिए, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा पूरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z, देन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y + 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z। सेम चीज आगे बढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z + 1। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपने बोल दिया, पर ये तो बताया नहीं, x जैसे आप बोल रहे हो, y बोल रहे हो या z बोल रहे हो, x y z है कहाँ पर, मतलब उनकी रेंज क्या है। तो भाई x जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है -1 से 0 के बीच में है, बिल्कुल। और जो y है आपका, ठीक है, -1 से 0 के बीच में है x, और जो y है आपका वो है 0 और 1 के बीच, और जो z है आपका वो है 1 और 2 के बीच। ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है, दोबारा पूछ रहा हूं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा क्या था? नहीं याद है? मैं जानता हूँ याद नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे फंक्शन से भाग जाते हैं भैया, फंक्शन से भागे तो सारे फंक्शन रुक गए। फंक्शन तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको, प्रॉमिस है मेरा। ये चैप्टर में सबकी हालत ख़राब हो जाती है, मैंने देखा है। सब डरते हैं बहुत, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। तो करेंगे ना भाई, जीतेंगे। मेरा ये मानना है जितना टॉपिक टफ है उसको हम और अच्छे से करेंगे, इतने क्वेश्चन कर डालेंगे उस पर कि ये उसका डर ही निकल जाए। हमें डर निकालना है, उसका फियर। तो एक चीज जिससे डरते हो ना, इतनी बार उसको करो, इतनी बार करो, डर ही निकल जाए। मोटिवेट योर सेल्फ। चलो, x-1 to 0 के बीच में है, x-1 to 0 के बीच में है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई नंबर -1 और 0 के बीच में होगा, आप उसका निकाल रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा क्या था? अगर आपको याद हो कि हम कोई भी रियल नंबर अगर डालते हैं तो बाहर क्या आता है? इंटीजर। आप कोई भी रियल नंबर डालोगे, बाहर क्या आएगा? इंटीजर। पर कौन सा इंटीजर? जस्ट उससे एक छोटा इंटीजर। इंटीजर याद है क्या होते हैं भाई? वे वही भूल गए। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, उनके नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो जैसे मान लो कोई नंबर है -1 और 0 के बीच में, जैसे मान लो आपने लिया -0.5, तो -0.5 से छोटा इंटीजर क्या आएगा बाहर? -0.5 छोटा इंटीजर क्या बाहर आएगा? -1। अगर आप कोई भी नंबर आप लेते हो जो -1 और 0 के बीच में है और उसकी वैल्यू पुट करते हो, तो मैंने ये कहा था जो भी आप डालोगे नंबर, उससे एक जस्ट छोटा इंटीजर आएगा। तो -1 और 0 के बीच में जो कोई भी नंबर लोगे तो छोटा क्या होगा? 0 तो बड़ा है ना -1 से, तो -1 आएगा। आपको डालना क्या है? इंटीजर। अब जैसे y ले लो, y की वैल्यू कहां से कहां थी? 0 से 1। तो हम क्या करेंगे? कोई भी नंबर लेंगे 0 और 1 के बीच में। लेट्स टेक 0.5, वो डाला आपने, तो क्या आया बाहर? 0 और 1 के बीच में कोई नंबर डालेंगे तो क्या होगा? उससे छोटा। 0.5 छोटा क्या होता है? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लो आप, जैसे 1.5 1.7। जो नंबर डालेंगे यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, जस्ट एक छोटा। सिंपल बात बताऊँ, जैसे -1 0 1 देख लो, वही आ रहा है। अगला क्या होगा? 1। जिसके बीच में होता है छोटा वाला ही आता है बाहर। जैसे 1 और 2 के बीच में है तो 1 बाहर आएगा, जो कि छोटा 1 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो गया? -1। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या आई अपनी? -1। और ये जो -1 है ये जाएगा इसमें सीधा। अब यहाँ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह आप क्या डाल दोगे? -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y में आप क्या डाल दोगे? 0। z में आप क्या डाल दोगे? 1। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद अब आप इस डिटरमिनेंट को खोल लेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे आपको एक्सपैंड करना सिखाया, वैल्यू पहले पुट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड में नहीं करने वाला, एक्सपैंड करना सीखना है तो पहली क्लास में जो वीडियो कराया था वो देखो, और कम से कम उस पर 8-10 क्वेश्चन करो एक्सपेंशन पे। ये नहीं है कि मैं हर क्लास में एक्सपैंड करके दिखाऊंगा आपको, वो गलत बात है। वीडियोस का मतलब ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आप बोलो भाई मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। तो यार एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास में सिखाया आपको एक्सपेंशन मैंने, ठीक है, अब आप उसको वैल्यू पुट करके एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी है ना, सीधी सी बात है। कितना ही छुपा लो, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, वो सामने आ जाती है, ये नहीं छोड़ता किसी को। तो बेस्ट है कि आपने जब वैल्यू जैसे पुट की इसके अंदर, जब आपने देखा आपको प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है, तो आप जा कर के जो आपका 3x3 डिटर्मिनेंट का वीडियो मैंने डाला था उसका एक्सपेंशन देखो अच्छे से, और कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करो, फिर हाथ चलेगा एकदम तेज। याद रखना, हाथ चलेगा तेज एकदम, तो आंसर आ जाएगा। खैर, इसका जो आंसर है इट इज कमिंग आउट टू बी 1। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, चले आगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे बता दूं मैं आपको, इट्स अ एनसीईआरटी क्वेश्चन।
प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 cos theta 1x is independent of theta। क्वेश्चन ये है कि हमें ये जो डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है ये दिखाना है x साइन थीटा कॉस थीटा। एनसीईआरटी सबके पास होगी, नहीं भी है तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, cbsc.nic.in पे जाके इसको डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। डाउनलोड होगी तो सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बाई चांस आप नहीं खरीद पाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लॉकडाउन हो गया, जस्ट अभी स्कूल खुले भी नहीं थे, कुछ स्कूल एक हाल स्टार्ट हुए थे तो बुक्स तो अवेलेबल नहीं थी, कईयों ने खरीदी हो, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं खरीदी तो cbsc.nic.in पे जाके डाउनलोड कर लो। ये दे रखा है हमें x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x, ये डिटर्मिनेंट है आपका, ठीक है। इसको दिखाना ही है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा भैया, इंडिपेंडेंट, आज़ादी, थीटा से आज़ादी चाहिए हमें, यानी जब हमारा आंसर आएगा उसके अंदर थीटा नहीं होगा, ठीक है ना, उसके अंदर थीटा नहीं होगा। तो इसको आप सिंपल एक्सपैंड करिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं आएगा। एक्सपेंशन एज यूजुअल मैंने आपको बता रखा है, मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन है इसके, पहला रो 1 लेता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी रो कॉलम ले सकते हो, मैंने बता रखा है वीडियो में सब कुछ, उसमें देख लेना आप। फर्स्ट रो सबसे इजी रहता है और हमारी हैबिट ही बन जाती है करते करते, तो मैं रो 1 ही बोलता हूँ इसलिए। तो रो 1 के अलावा इसको आप एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी डेफिनेटली विदाउट थीटा। तो आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स क्यूब। क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब। तो अब जो हमारा आंसर आया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये वाली जो क्लास है, मैं अब खत्म कर रहा हूं अपनी क्लास, ये वाली जो क्लास है इसके अंदर मैंने डिटर्मिनेंट के बाद जो है सारा कंटिन्यू किया है। अगली क्लास का जो वीडियो बनेगा उसमें पूरा प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज हैं क्या, और साथ में एक मैं क्लास रखूंगा सिर्फ ये ऑपरेशंस की, कि पता है मेन पंगा क्या है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि हमें प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करनी है। तो अगली क्लास जो मैं रखने वाला हूं उसके अंदर प्रॉपर्टी बताऊंगा सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं आपको अगली क्लास में प्रॉपर्टीज की एक क्लास दूंगा बढ़िया से, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, उसको उस पर ऑपरेट कैसे करते हैं। कई स्कूलों में आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा 3.4 एक्सरसाइज मैट्रिसेस की, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, नहीं हो रहे होंगे क्वेश्चन। वो बेटा एक्चुअली जो इस तरह पढ़ाते हैं ना, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि गलत पढ़ा रहा है, या किसी को मैं ये नहीं कह रहा कि खराब पढ़ा रहा है, लेकिन क्या होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो ऑर्डर है ना वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाना चाहिए और फिर उसको पढ़ाना चाहिए ईआरटी और ईसीटी, उससे बहुत इजी हो जाता है। बाकी अपने अपने मेथड है भाई करने के, जैसे मर्जी कर लो, बट ईआरटी ईसीटी पढ़ाओ तब जब ऑपरेशन पढ़ा लो। तो हम जब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर लेंगे, कई सारे प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो आपका ईआरटी ईसी यानी इनवर्स ईसीटी, इनवर्स निकालना मैट्रिसेस में, वो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना, मिलेगा आपको एक आध दिन के अंदर। टिल देन गुड बाय, चिल, चाओ।